एओ ह्यूम। अगर आज पूरी कांग्रेस भी करेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम के बारे में कहते हैं कि इनको फाउंडर ऑफ कांग्रेस कहा जाता था, इन्हें कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता था, इन्हें कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता था, कांग्रेस का संस्थापक भी कहते थे, इन्हें शिमला का संत भी कहते थे। शिमला का उतार लेना भाई, शिमला का संत एओ ह्यूम 1857 रिवोल्ट 1857 की क्रांति के समय इटावा के डीएम थे, इटावा के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन आता है एओ ह्यूम 1857 की क्रांति के समय कहां के डीएम थे, कहां के मजिस्ट्रेट थे, इटावा के। इन्हें क्या बोलते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला के संत। इन्हें कांग्रेस का संस्थापक भी कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कहां हुआ, बंबई में, लेकिन होना था पुणे में। कांग्रेस की स्थापना होना था पुणे में, लेकिन हुआ कहां, बंबई में, क्योंकि पुणे में प्लेग फैल गया था, जिस कारण से रैंडम प्लेस चेंज कर दिया गया, पुणे के बदले बंबई में इसकी स्थापना की गई। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और कांग्रेस के पहले महासचिव थे एओ ह्यूम। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी और कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम लगातार 22 साल तक कांग्रेस के महासचिव रहे। एओ ह्यूम लगातार 22 साल तक कांग्रेस के महासचिव रहे। एओ ह्यूम का घर था, इनका जो रहने वाले थे ये स्कॉटलैंड के। एओ ह्यूम कहां के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 57 क्रांति में इटावा के डीएम थे, इन्हें शिमला का सन्यासी, शिमला का संत कहते हैं। कांग्रेस के संस्थापक भी थे, लगातार 22 साल तक कांग्रेस के महासचिव रहे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष या ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सुजनी नायडू। याद कर लेना है। चलिए, कांग्रेस शब्द ये अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया कांग्रेस शब्द। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया। और कांग्रेस पार्टी बनेगी, सबसे पहले ये न्यूज कहां छपा, हिंदू अखबार में। चलिए इतना याद रखिए, कांग्रेस पार्टी बनेगी, इसका न्यूज सबसे पहली बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां छपा, ये छपा द हिंदू अखबार में। ये भी याद कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। चलिए, एक बार सेशन से जुड़ गए हैं तो सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि आज पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की धज्जी उड़ने वाला है। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जो पूरा सिलेबस में लगा है, पूरा का पूरा 120 प्रश्नों में हम समेट देने की कोशिश कर दिए हैं। और बहुत जल्द हम करंट अफेयर का भी सेशन ला रहे हैं। करीब 700 प्रश्न लगातार 7 घंटे में 700 प्रश्न को उड़ा देंगे, 700 प्रश्न कराएंगे 7 घंटे लाइव रखे। लेकिन जब करा देंगे तो वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। चलो भैया आगे आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम ये किसने दिया, अभी बताया हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया। चलिए, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जात पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लगातार जितना पढ़िए उतना ही रिवीजन भी करिए, बार बार पढ़िए, एक बार पढ़ के छोड़िए मत। एक चीज को कम से कम 10-10 बार पढ़िए। बड़द राज वाला लाइन है भैया, करत करत अभ्यास की जबति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर निशान। जब रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो मेरे दिमाग पर मेरे मेहनत से निशान क्यों नहीं पड़ेगा। आग लगा देनी है, इधर 20 दिनों में आप लोगों को इतनी पढ़ाई करनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द अभी बताया हूं, दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी की बात करें, दादा भाई नौरोजी ये पारसी समुदाय से थे, ये पारसी समुदाय से थे। और कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे भैया, ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी कहा जाता है, मिस्टर नैरो मेजोरिटी, ग्रैंड ओल्ड मैन। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886, 1893 और 1906। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886, 1893, 1906। 86 में कलकत्ता में, 93 में लाहौर में और 1906 में फिर कलकत्ता में, माने कि 3 बार बने। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने, 1886, 93, 1906। दादा भाई नौरोजी के किताब का नाम था पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भाई इनका एक किताब था, इनकी किताब थी पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी 2 मैगजीन भी थी। दादा भाई नौरोजी की 2 पत्रिका थी, इनकी 2 पत्रिका थी। एक पत्रिका का नाम था रफ्त गुफ्तार, इनकी एक पत्रिका का नाम क्या था, रफ्त गुफ्तार। इनकी दूसरी पत्रिका का नाम था, इनकी पहली पत्रिका रफ्त गुफ्तार, दूसरी पत्रिका वॉइस ऑफ इंडिया। इनकी 2 पत्रिका थी। भाई दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन के संसद का चुनाव जीते थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी की पत्रिका का नाम याद कर लो, इतनी बार बोल रहा हूं,
रफ्त गुप्तार और वॉइस ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी की किताब का नाम पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार भारत का नेशनल इनकम यानी जीडीपी निकाला, और दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार भारत में प्रति व्यक्ति आय निकाला। भारत में प्रति व्यक्ति आय और नेशनल इनकम ये दोनों किसने निकाला? ये दोनों निकाला किसने? पहली बार दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन, मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहते हैं। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब? 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में और 1906 कलकत्ता में। याद रखिए, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। कैसे अंग्रेज हमारे देश से धन निकाल के ले जा रहे हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? रट लो, दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, पहली बार दादा भाई नौरोजी। इनकी 2 मैगजीन वॉइस ऑफ इंडिया और रफ्त गुप्तार, इनकी एक किताब पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए, दादा भाई नौरोजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जुड़ गए हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। दादा भाई नौरोजी का डेथ 1917 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुआ? 1917 1917 में इनका डेथ हो गया। इस अब उतार लीजिए, एक सवाल नहीं छूटेगा भाई ब्रिटेन के संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। इनकी 2 पत्रिका रफ्त गुप्तार और वॉइस ऑफ इंडिया, इनकी एक किताब पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई, स्क्रीनशॉट। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। भारतीय संविधान के पहले, भारतीय संविधान नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूछा जाएगा। चलिए, भारतीय प्रिंट मिस्टेक है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? पहले पारसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक लिंक कॉपी करके शेयर कर दीजिए। भाई, पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में बहुत कुछ बात कर चुके हैं। मैडम भिखाजी कामा के बारे में कर लेते हैं थोड़ी बात। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मां कहते हैं। मां, मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मैडम भिखाजी कामा को कहते हैं। ये पहले व्यक्ति थी, ये पहली महिला थी जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट में विदेशी धरती पर 1907 में। क्वेश्चन आ जाए, भारत के पहला व्यक्ति जिसने विदेशी धरती पर तिरंगा झंडा फहराया था और कौन थी? मैडम भिखाजी कामा। ये भी पारसी समुदाय से थी। और कुछ दिनों तक दादा भाई नौरोजी के पर्सनल सेक्रेटरी, पीएस यानी निजी सचिव के रूप में काम की थी। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में मैडम भिखाजी कामा ने काम किया था। पारसी समुदाय से थी और पहली महिला जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराया, वो पहला व्यक्ति, पहली महिला कौन थी? मैडम भिखाजी कामा। कहां फहराया था भारत का झंडा? उन्होंने कहां फहराया? जर्मनी। रख लीजिए, जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराने वाली पहली व्यक्ति कौन थी? मैडम भिखाजी कामा। ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं और ये इन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मां रहते हैं। चलिए भाई, कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल, कांग्रेस के पहले पहली महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता में। कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम कहां गाया गया? 1896 में कलकत्ता में। कांग्रेस में पहली बार जन गण मन कब गाया गया? तो 1911 में कलकत्ता में। कांग्रेस में पहली बार जन गण मन गाया गया 1911 में कलकत्ता में। और कांग्रेस में पहली बार झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा। क्या? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। उसको पहली बार कब गाया गया? 1925 में। फिर से बोल देता हूं, वंदे मातरम जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, पहली बार 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया। जन गण मन जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, भैया रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा जन गण मन, जिसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, उसे 1911 में कलकत्ता में गाया गया। उसके बाद The Bugle of a State 2020 भाई उसे पहली बार कलकत्ता में गाया गया 1911 में। और श्यामलाल गुप्त लिख लो, श्यामलाल गुप्त पार्षद, इन्होंने क्या लिखा? झंडा गीत। भी आता झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद। भैया झंडा गीत को पहली बार लिखा गया झंडा गीत को लिखा गया, पहली बार गाया गया 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कानपुर में, याद कर लो। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। आजादी के पहले कितनी महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? आजादी से पहले यानी 1947 से पहले, 1947 से पहले हमें कब आजादी मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो आजादी से पहले कितनी महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? जल्दी बताओ कितनी महिलाएं? भैया एक ट्रिक है, आज के बाद मत भूलना। एनी, सरोजनी और नलिनी,
एनी, सरोजनी और नलिनी। कितना बढ़िया कविता जैसा याद हो जाएगा। एनी, सरोजनी, नलिनी, हेनी, 3 महिलाएं, यानी आजादी से पहले 3 महिलाओं ने कांग्रेस अध्यक्षता की। कौन कौन? एनी, सरोजनी, नलिनी। एनी का मतलब एनी बेसेंट, एनी का मतलब एनी बेसेंट, आज के बाद मत भूलना। सरोजनी का मतलब सरोजनी नायडू, सरोजनी का मतलब सरोजनी नायडू, और नलिनी का मतलब नलिनी सेनगुप्ता, नलिनी सेनगुप्ता। तो याद रहेगा ना, एनी, सरोजनी, नलिनी भाई। और ये एनी बेसेंट कब बनी? 1917 में। और सब में अब एक ट्रिक है हमेशा के लिए याद करने का। सब में 8 साल जोड़ दो, 1917 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 1925। इसमें कौन बनेंगी? सरोजनी नायडू। और फिर 8 साल जोड़ दो, 1925 प्लस 8 तो हो जाएगा 1933। मानी महिलाएं बनी 8 साल के बाद। एनी बेसेंट 1917, खाली इतना याद कर लो। और सब में 8 साल जोड़ दो। एनी के बाद सरोजनी, ये आएंगे 8 साल के बाद। सरोजनी के बाद नलिनी, ये आएंगे 8 साल के बाद। याद हो गया? और कहां बनी? के तीनों के का मतलब कलकत्ता। कहां बनी? कलकत्ता में। अगला कैसे? कानपुर, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, ऐसे याद रखो। कहां बनी महिलाएं? कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, याद रहेगा भाई। एनी, सरोजनी, नलिनी, आजादी से पहले 3 महिला, एनी, सरोजनी, नलिनी। भैया एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता, एनी, सरोजनी, नलिनी। एनी बनेंगे 1917 में, उसमें 8 साल जोड़ दो, सबका निकल जाएगा। प्लस ट्रिपल के, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, कलकत्ता में एनी बेसेंट, अगला कानपुर में, फिर लास्ट में कलकत्ता में। याद हो जाएगा? बोलो, अच्छा ट्रिक है भैया। आजादी से पहले 3 महिला, भूलोगे कब कब, कहां कहां? कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता रखो, अपना 60 करते जाओ। चलिए भाई, ये वही सरोजनी नायडू हैं, ये वही सरोजनी हैं जिन्होंने 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम था, इनकी एक किताब का नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड, इनकी दूसरी किताब का नाम था ब्रोकन विंग। इनकी 2 किताब, सरोजनी नायडू की 2 किताब, एक किताब का नाम था ब्रोकन विंग, इनकी दूसरी किताब का नाम था ब्रोकन विंग। इनकी एक किताब है, और इनकी दूसरी जो किताब है उस किताब का नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये 2 किताबें कई बार पूछ चुका है। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग, सरोजनी नायडू किताब है। एनी बेसेंट इन्होंने चलाया था 1916 में, एक जगह है साउथ इंडिया में अडयार, 1916 में अडयार से चलाया था इन्होंने एक आंदोलन जिसका नाम था होम रूल लीग आंदोलन। क्वेश्चन कि एनी बेसेंट ने कहां से चलाया था होम रूल लीग आंदोलन? तो 1916 में अडयार पड़ता है तमिलनाडु में। ये वही एनी बेसेंट हैं जिन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था। ये वही एनी बेसेंट हैं जो बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला। ये वही एनी बेसेंट हैं जो 1882 में इन्होंने अडयार में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का ब्रांच खोला। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का ब्रांच किसने ओपन किया? एनी बेसेंट ने किया 1882 में अडयार में। और अडयार से ही इन्होंने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। तो भैया एनी बेसेंट के बारे में क्या क्या जान गए? एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट ने अडयार से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में किया। एनी बेसेंट ने ही अडयार में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक ब्रांच खोला अडयार में। एनी बेसेंट ने बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में खोला। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनी बेसेंट की 2 मैगजीन भी थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट की 2 मैगजीन, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, नोट कर लीजिए। एनी बेसेंट की 2 पत्रिका, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। भाई बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज कब बना? 1898 में। एनी बेसेंट अडयार में 1882 में सेंट्रल 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का ब्रांच खोला। किसने खोला? एनी बेसेंट। इसके बाद 1916 में अडयार से ही होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ, ये भी एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की 2 पत्रिका, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इनकी 2 किताब कौन कौन? ब्रोकन विंग और गोल्डन थ्रेशोल्ड। चलिए एनी, सरोजनी, नलिनी, एक बार कैसा लग रहा है सेशन? कैसा लग रहा है आपको सेशन? एक बार कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है सेशन। अच्छा लग रहा है कमेंट करो या करो गुरु, लाइक जरूर कर दो और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। आगे आ जाओ। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? हेलो, हाय मान्यता बेटा। कांग्रेस के सबसे युवा यानी कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए गुरु, और लगातार जुड़िए क्योंकि आज पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त कर देंगे ट्रिक के साथ। मेरे पास जितने नगीने हैं सब लुटा देंगे आज आपके लिए। जाना मना है, चाहे 11 बजे या 11:30, आज के बाद राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलो भैया, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन है भैया? मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर को हुआ था। 11 नवंबर 1888 को हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1923 में। 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में, और दूसरी बार 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का हुआ था रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ झारखंड, हजारीबाग के पास पड़ता है रामगढ़। तो 1940 कांग्रेस का सेशन हुआ ना, तो 40 से लेकर 45 तक कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ।
तो इसलिए कोई अध्यक्ष बना ही नहीं नया। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 40 में जब बने ना तो 45 तक कोई सेशन नहीं हुआ, तो लगातार 40 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष ही रह गए। अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, सबसे ज्यादा समय तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद लगभग 5 साल लगातार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 40 से 45। तो सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी मौलाना अबुल कलाम आजाद, और सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये वही मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं जो आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, क्वेश्चन आ जाए, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री ये थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसीलिए उनके जन्मदिन, इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्योंकि आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद, इसलिए उनके जन्म दिवस को 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ये वही कलाम आजाद हैं जिनके किताब का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। इनके किताब का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के मौलाना अबुल कलाम आजाद के पत्रिका का नाम था अल हिलाल। अल हिलाल, देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो मैगजीन थी, अबुल कलाम आजाद की जो पत्रिका है, पत्रिका उसका नाम है अल हिलाल। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब का नाम इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की पत्रिका मैगजीन का नाम अल हिलाल। मौलाना अबुल कलाम आजाद आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए 11 नवंबर को उनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के पहली बार 1923 में सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष बने, 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में, और दूसरी बार 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में। लगातार 5 साल तक सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके मैगजीन का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, अल हिलाल। इनके बुक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। देखो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और जान जाओ, अगर पूछे सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे, सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो मौलाना आजाद। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो 3 बार 2 लोग, मौलाना 3 बार 2 लोग। एक दादा भाई नौरोजी, भाई दादा भाई नौरोजी, ये भी 3 बार, दादा भाई नौरोजी ये भी 3 बार, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी 3 बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार, ये भी 3 बार, और ये भी 3 बार। सबसे ज्यादा बार पूछे तो ये दोनों लोग। ये कब बने बताया हूं, 1886, 1893 और 1906। और ये कब बने? ये बने 1929, उसके बाद 1936 और उसके बाद 1937। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष पूछे कौन रहे, तो दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू 2-3 बार। सबसे ज्यादा समय तक कौन रहे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब समझ रहे, सबसे युवा पूछे, सबसे यूथ, सबसे कम उम्र का कांग्रेस अध्यक्ष पूछे तो मौलाना आजाद। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, स्क्रीनशॉट। आगे आ जाओ, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दुष्यंत ने एक लाइन कहा, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर बजाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये तो किसने कहा था? कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी इच्छा है कि मेरे रहते कांग्रेस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मेरे रहते कांग्रेस खत्म हो जाए। किसने कहा था भैया मेरे रहते कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए? अगर ऐसा पूछे कि मेरे रहते कांग्रेस खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो सबका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। याद कर लो, मेरे होते कांग्रेस बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, सबका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लेकिन अगर पूछे आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए, ये बात किसने कहा? तो अगर लगा दे आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाना, ये बात किसने कहा था? तो महात्मा गांधी आंसर होगा। लेकिन जब ये पूछ ले कि मेरे रहते कांग्रेस खत्म हो जाए, तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लेकिन अगर पूछे आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए, तो महात्मा गांधी। भैया दोनों का उत्तर समझिएगा। तो भैया कौन कहा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भैया कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि कांग्रेस समाप्त हो जाए। भाई लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करूं तो लॉर्ड कर्जन के समय 5 आयोग बनाए गए। 5 आयोग, ये परीक्षा में आता है। 5 आयोग बनाए गए। पहला अकाल आयोग। पहला कौन सा आयोग बना? अकाल आयोग। एक बार सेशन से जुड़ गए हैं तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हो रहा है इससे बेहतर नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है बीपीएससी में क्या आता है। चलिए अकाल आयोग दूसरे नंबर पे लिखिए, सिंचाई आयोग। अकाल आयोग के बाद लिखिए सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग। तीसरे नंबर पे लिखिए पुलिस आयोग, पुलिस आयोग। चौथे नंबर पे लिखिए विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय। इस सब का अध्यक्ष पूछता है, विश्वविद्यालय आयोग। चौथे नंबर पे लिखिए, 5वें नंबर पे लिखिए रेल आयोग, रेल आयोग। ये सब कर्जन के समय बना। कर्जन के समय इतने सारे आयोग बने। सबसे पहले आयोग की बात करें, अकाल आयोग, इसका अध्यक्ष था मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? मैकडोनल्ड। सिंचाई आयोग का अध्यक्ष था मानक्रिफ। सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? मानक्रिफ। पुलिस आयोग का अध्यक्ष था एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग का अध्यक्ष था। विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष था रेले, और रेल आयोग का अध्यक्ष था रॉबर्टसन। इसे याद रहेगा, अकाल में कुछ पीने खाने को नहीं रहता, तो क्या पिएंगे?
शराब मत पीने लगना। शराब पिएंगे, एग्जाम्पल करिए, कौन सा शराब पिएंगे? मैकडोनल्ड। तो अकाल आयोग में खाने पीने कुछ नहीं बचेगा तो शराब पिएंगे, कौन सा शराब? तो भैया मैकडोनल्ड। सिंचाई आयोग ये खाली याद कर लीजिए, मानक्रिफ। पुलिस आयोग, पटना में फ्रेजर रोड है, पटना में फ्रेजर रोड बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है, वहां पुलिस की जरूरत होती है, तो पुलिस आयोग के अध्यक्ष फ्रेजर, याद रहेगा। विश्वविद्यालय में भीड़ होता है रैली की तरह, तो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष है रैली। और रेल आयोग र से रेल और र से रॉबर्टसन। भाई कर्जन के समय यही 5 आयोग बना, आकार आयोग, मैकडोनल्ड, सिंचाई आयोग, मैनक्रिफ, पुलिस आयोग, फ्रेजर, विश्वविद्यालय आयोग, रेल आयोग, रॉबर्टसन। याद कर लो। सबसे अधिक पूछा जाए, सबसे पहला रेलवे का शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय और सबसे ज्यादा रेलवे का विकास लॉर्ड कर्जन के समय। सबसे पहला रेलवे बंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय, लेकिन सबसे ज्यादा रेलवे का विकास, सबसे अधिक रेलवे का विकास पूछे तो किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना है बंगाल का विभाजन। सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। क्वेश्चन आता है, जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर लिखिए, लॉर्ड कर्जन। और कब हुआ बंगाल का विभाजन? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था, लेकिन बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। 2 डेट याद रखिए, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की और कब? और बंगाल को बांटा कब? 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों याद कर लीजिएगा। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, अगले प्रश्न पे आ जाओ। कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, जॉर्ज यूल। एक बार जुड़ गए तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। रिंपी कुमारी, लक्की, विपिन जी, निधि झा, जेबा परवीन, अर्जुन भाई, गीतांजलि, चलिए ज्योति, मुन्नी शुक्ला, रिंकी कुमारी, गौतम जी, केशव जी, सोनी, सभी लोग सेशन के बाहर लाइक कर दो गुरु, जुड़ गए हो तो, और सेशन को जितना हो सके शेयर कर दो। भाई कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? जब कांग्रेस पार्टी बनी 28 दिसंबर 1885 को, तो कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू या जॉर्ज यूल? जल्दी बता दो मेरे भाई। कांग्रेस का संविधान पूछा जाए लागू कब हुआ तो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। और कांग्रेस का जो आधिकारिक इतिहास था उसको लिखा पट्टाभी सीतारमैया ने। कांग्रेस का ऑफिशियल हिस्ट्री ये किसने लिखा? कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास ये लिखा किसने? पट्टाभी सीतारमैया ने। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस का संविधान ये किसने तैयार किया? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और कांग्रेस का संविधान लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 1888 में। 1888 कांग्रेस के इलाहाबाद सेशन। और पहले ईसाई अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कांग्रेस का संविधान कब लागू हुआ? 1888 में इलाहाबाद में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जॉर्ज यूल उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जो भारत के दूसरे आईसीएस ऑफिसर थे। आईसीएस, भारत के दूसरे आईसीएस। भारत के पहले आईसीएस थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत के दूसरे आईसीएस थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत के तीसरे आईसीएस थे अरविंद घोष। भारत के चौथे आईसीएस थे कौन? भैया सुभाष चंद्र बोस। भारत में आजादी से पहले 4 लोगों ने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। भारत के पहले आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, भारत के दूसरे आईसीएस सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारत के तीसरे आईसीएस अरविंद घोष, भारत के चौथे आईसीएस ये थे सुभाष चंद्र बोस। एकदम याद कर लीजिए क्रम से। तो भारत के दूसरे आईसीएस थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के पत्रिका का नाम था, इनकी पत्रिका का नाम था बंगाली। पत्रिका का नाम था बंगाली, नाम था बंगाली लेकिन छपता था अंग्रेजी में। नाम था बंगाली लेकिन छपता था अंग्रेजी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जिन्होंने 1905 में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता, कुछ पूछा जाए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व 1905 में किसने किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है। ये सवाल कई बार आया है कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था, कांग्रेस बनने से पहले कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। इनकी पत्रिका का नाम था बंगाली, जो अंग्रेजी में छपता था। ये भारत के दूसरे आईसीएस थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। 2 बार, कब कब? 1895 में और दूसरी बार 1902 में। याद कर लीजिए, 95 में पुणे में, 1902 में अहमदाबाद में। अहमदाबाद नोट कर लीजिए भैया। कांग्रेस के सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1895 में पुणे में, 1902 में अहमदाबाद में। एकदम नोट कर लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत के दूसरे आईसीएस थे। इनकी पत्रिका का नाम था बंगाली। एकदम याद करवा लो। दोबारा हमारा सेशन अगर तुम देख रहे हो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा भाई। 1876 में इन्होंने बनाया इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था कहते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, उसका नेतृत्व किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने कांग्रेस का संविधान तैयार किया और कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1895 में पुणे में, 1902 में अहमदाबाद
अहमदाबाद में। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अहमदाबाद में सूती कपड़े का बहुत भारी पैमाने पर मिल है, इसलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को ही कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। आज का सेशन ऐतिहासिक बना दीजिए, सेशन को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि भैया सेशन ऐतिहासिक हो जाए। आइए आप कर देंगे मेरे लिए। चलिए भैया आगे आ जाओ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? मैं बता दूं कि भाई गरम दल, आपने सुना होगा गरम दल, कांग्रेस में दो दल थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल में आते थे लाल बाल और पाल, गरम दल में आते थे लाल बाल और पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। भैया ये तीन लोग थे, ये गरम दल से थे, लाल बाल पाल। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि लाल बाल पाल में से कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? लाल बाल पाल में से एकमात्र व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1920 में कलकत्ता में। 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन लिख लीजिए भैया। मेन अधिवेशन में नहीं बने, मेन अधिवेशन में तो ये भी नहीं बने थे, विशेष अधिवेशन। भाई पूछा जाए कि लाल बाल पाल में से कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? लाल बाल पाल में से कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। नोट कर लीजिए कब बने, 1920 में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1920 का जो साल था बड़ी महत्वपूर्ण था। 1920 में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। 1920 में ही अखिल भारतीय मजदूर संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना बंबई में हुआ। स्थापना कहां हुआ? बंबई में। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एटक, शॉर्ट में एटक बोलते हैं, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, शॉर्ट में इसी को बोलते हैं एटक। एटक की स्थापना कब की गई? 1920 में। और इसके भी पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। भाई जिस साल लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1920 में कलकत्ता में, उसी साल वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यानी 1920 में लाला लाजपत राय साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसके साथ ही साथ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना उसी साल 1920 में हुआ। 1920 के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, और उसके पहला सचिव दीवान चिमन लाल। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सचिव कौन थे? दीवान चिमन लाल। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। किस वर्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हुआ? 1920 में। कहां स्थापना हुआ? बंबई में। और लाल बाल पाल में एकमात्र व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय, जो 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और मैं बता दूं आजादी से पहले कांग्रेस के 3 बार विशेष अधिवेशन हुआ था। आजादी से पहले कांग्रेस के 3 बार विशेष अधिवेशन हुआ था, 1918 में, उसके बाद 1920 में, और उसके बाद 1923 में। 1918 में कलकत्ता में, 1920 में, 18 बंबई में, 18 में बंबई में, 1920 में कलकत्ता में, और 1923 में दिल्ली में। नोट कर लीजिए, कांग्रेस की आजादी से पहले पूछा जाए कितने विशेष अधिवेशन हुए थे, तो 3 विशेष अधिवेशन, 18, 20, 23, ऐसे याद करो, 18, 20, 23, 18, 20, 23, 3 विशेष अधिवेशन। 18 में बंबई में, 1920 में कलकत्ता में, 1923 में दिल्ली में। और कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लाल बाल पाल में से एकमात्र व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय उसी साल 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था मुंबई में, उसके भी पहले अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सचिव बने दीवान चिमन लाल। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को शॉर्ट में बोलते हैं एटक। एक बात और बता दें, तो ये वही लाला लाजपत राय हैं, ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने इटली के एक नेता थे मैजिनी, उसकी जीवनी लिखी थी। इटली में एक नेता थे मैजिनी, उनकी जीवनीकार कौन थे, उनकी बायोग्राफी किसने लिखा था? लाला लाजपत राय। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने अपनी किताब अनहैप्पी इंडिया लिखा। अनहैप्पी इंडिया नामक किताब किसने लिखा? लाला लाजपत राय। मैजिनी की जीवनी किसने लिखा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब से किया। लाला लाजपत राय ने बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व पंजाब से लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया। 1928 में लाहौर में लाठी की चोट लगी और उसी लाठी की चोट से इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय मरते समय बोल गए कि मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के लिए कफन साबित होगा। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुआ, सितंबर 1928 में हुआ, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। लाला लाजपत राय ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहां से किया? पंजाब से किया। इन्होंने किसकी जीवनी लिखी? मैजिनी की जीवनी लिखी, और इन्होंने एक किताब लिखा अनहैप्पी इंडिया। चलिए, और लाल बाल पाल में से एकमात्र व्यक्ति जो कांग्रेस अध्यक्ष रहे 1920 में कलकत्ता में, उसी साल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एकदम याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, याद हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहते हैं, शेरे पंजाब, पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। आज पूरा इतिहास खत्म होगा, याद हो रहा है? तो बोलिए कि जी सर मजा आ रहा है, सेशन में मजा आ रहा है, तो सभी लिखेंगे मजा आ रहा है। सेशन को लाइक कर दीजिए गुरु। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सचिव कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं AITUC, शॉर्ट में बोलते हैं एटक। एटक की स्थापना कब हुआ? 1920 में। और अभी बताया हूं कि एटक के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लेकिन पहले सचिव कौन थे? मैंने बताया अभी, एटक के पहले सचिव कौन थे? सचिव पूछ रहा भैया, सचिव दीवान चिमन लाल। दीवान चिमन लाल। एटक का स्थापना कहां हुआ? मुंबई। एटक का स्थापना कहां हुआ था? बंबई में। चलिए इस बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन यह आता है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े थे, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो ऑल इंडिया
ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े थे। लिख लो, बीबी गिरी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका संबंध ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से था, उनका नाम है, लिख लो, बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति हुए जिनका संबंध इससे था। चलिए, एकदम यूनिक और स्पेशल मजेदार सवालों की झड़ी लगने वाली है आज नई जानकारियां, एक सवाल नहीं छूटेगा हमारा। यदि शुरू से लेकर आज तक का सेशन देखें, लाइए स्टाम्प पेपर पर लिख गारंटी देता हूं, सवाल अगर आएगा इतिहास का तो यहीं से आएगा गुरु। चलिए, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भैया यह किया गया था जमींदारों की रक्षा के लिए। जमींदार से अंग्रेज उनकी जमीन छीन लेते थे, जमींदारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था गुरु। और यह बनाया गया था कब? बनाया गया था 1838 में। और बता दे कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, भारत की पहली राजनीतिक संस्था, लिख लीजिए, भारत की पहली राजनीतिक संस्था, भारत की पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? लैंड होल्डर सोसाइटी। स्थापना कब हुआ? 1838 में, जमींदारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। और गुरु इसकी स्थापना किया द्वारकानाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी, रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। इनके पिता का नाम, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके पिता का नाम द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ के पोते थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया जमींदारों की सुरक्षा के लिए। और ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। नोट कर लो, भारत में बनने वाला पहला राजनीतिक संगठन था लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल। इसको हिंदी में बोलते हैं बंगाल जमींदार सभा, हिंदी में बोलते हैं बंगाल जमींदार सभा। द्वारकानाथ टैगोर इनके बेटे थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा बनाया, तत्वबोधिनी सभा। नोट कर लीजिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा बनाया और ये ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से इनका संबंध था, इन्होंने बनाया तत्वबोधिनी सभा। याद कर लो, 1839 में। इनके पिताजी द्वारकानाथ टैगोर उससे एक साल पहले 1838 में बनाया बंगाल जमींदार सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 में, जो बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। आगे आ जाओ गुरु। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? पूना सार्वजनिक सभा। और एक और सभा है भैया, पूना सार्वजनिक सभा, और एक और है जिसका नाम है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों, इसकी स्थापना 1880 में की गई थी और इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। इन दोनों की स्थापना किसने किया? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ने दो संस्था बनाया, एक था पूना सार्वजनिक सभा 1870 में और दूसरा था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887-88 में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ये भी बनाया महादेव गोविंद रानाडे ने, और पूना सार्वजनिक सभा का भी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। और ये राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु लिख लो भैया, गोपाल कृष्ण गोखले। और एक और व्यक्ति थे एओ ह्यूम। ये दोनों के, गोपाल कृष्ण गोखले और एओ ह्यूम के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे। और महाराष्ट्र का सुकरात भी किसको बोलते हैं? महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने दो पार्टी बनाई, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887-88 में बनाया, और इनको महाराष्ट्र का सुकरात। इनका संबंध प्रार्थना समाज से भी था, इनका संबंध प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में हुआ था, प्रार्थना से भी जुड़े थे। महादेव गोविंद रानाडे का संबंध प्रार्थना समाज से भी था। पर पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे। इनकी पत्नी का नाम था पद्माबाई रानाडे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले और एओ ह्यूम, इन दो के राजनीतिक गुरु कौन थे?